10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की और बताएंगे आपको कि बांग्लादेश के दौरे से आखिर बंगाल का सियासी पारा क्यों चढ़ गया है। बात करेंगे कि बांग्लादेश में पीएम के दौरे तो हो रहे हैं, लेकिन सियासत का तापमान बंगाल में बढ़ा हुआ है। टीएमसी इस कदर तिलमिला गई है कि पीएम के दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन कह रही है। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो वहीं बंगाल में पहले चरण का मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन हिंसा का दौर आज भी खत्म नहीं हुआ। दिखाएंगे आपको पहले चरण की पूरी रिपोर्ट क्या कहती है। इसके बाद बात होगी ममता दीदी की, जो एक फोन टेप पर घिरती जा रही हैं। दीदी का बीजेपी नेता को फोन कर मदद मांगने का तथाकथित ऑडियो टेप लीक हो गया है। तो सवाल यह कि क्या दीदी हार के डर से अभी से बौखला गई हैं, और उस तथाकथित ऑडियो की सच्चाई क्या है। और आखिर में बात होगी कोरोना की, जो फिर से बेलगाम हो चुका है और कई राज्यों को चपेट में लेता जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। इन तमाम खबरों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर पहुंचे आज, जो मतुआ समुदाय के बीच में थे, और उन्होंने कहा कि मतुआ समुदाय का प्यार उन्हें हमेशा मिला। बस पीएम का बांग्लादेश में इतना कहना था कि बंगाल में टीएमसी नेताओं के पैर उखड़ने लगे। आनन फानन में टीएमसी ने मोदी के इस दौरे को आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। दरअसल टीएमसी की टेंशन बेफिजूल की नहीं है। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और वहां मतुआ समुदाय की ताकत को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जिसमें बीजेपी सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बांग्लादेश में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तस्वीरों ने बंगाल की सियासत को गरमा दिया है। मतुआ समुदाय के संस्थापक और गुरु हरिचांद ठाकुर के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए तो बंगाल में विपक्षी दलों, खासकर टीएमसी के बड़े से बड़े नेता के पैरों तले सियासी जमीन खिसकने लगी। चुनावी नुकसान की आशंका की वजह से वो नरेंद्र मोदी के मंदिर दौरे के सियासी मायने निकालने लगे। बंगाल की जातीय समीकरण को लेकर गुणा भाग करने लगे। दरअसल नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल पर दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने गुरु हरिचांद ठाकुर की पूजा अर्चना की। हरि बोल, हरि बोल। इसके बाद मंदिर परिसर में ही प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय हरि बोल के भजन से की, जो मतुआ समुदाय के लिए बेहद अहम और खास माना जाता है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ओराकांडी में भारत सरकार के सहयोग से विकास का भी वादा किया। ओराकांडी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी। साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। दरअसल बंगाल में मतुआ समुदाय के लिए ठाकुरबाड़ी की अहमियत किसी से छिपी नहीं है, जो उनके गुरु हरिचांद ठाकुर की जन्मस्थली भी है। हरिचांद ठाकुर ने वंचितों को सामाजिक समानता दिलाने के लिए मतुआ समुदाय की स्थापना की थी, जो सामाजिक सुधारों की दिशा में गुरु हरिचांद ठाकुर की बड़ी पहल मानी जाती है। श्री श्री हरिचांद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया था। भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचांद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दरअसल भारत और बांग्लादेश में मौजूद मतुआ समुदाय गुरु हरिचांद ठाकुर को ईश्वर का अवतार मानता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने मतुआ समुदाय के मंदिर में ऐसे समय में पूजा की है जब बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग बंगाल आ गए थे, लेकिन 74 साल बाद भी वो शरणार्थी के तौर पर ही रह रहे हैं। उनको आज तक भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई, जिसको लेकर हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के वंशजों के नेतृत्व में कई आंदोलन भी हुए, जिसके सबसे बड़े चेहरे प्रथमा रंजन ठाकुर और उनकी पत्नी बीना पानी देवी उर्फ बड़ो मां रही,
2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की तरफ से मधुआ समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का भरोसा दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसी वादे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पास कराया गया था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आज ओराकांडी पहुंचे थे, क्योंकि बंगाल में मधुआ समुदाय से जुड़े 2 करोड़ लोग रहते हैं। मधुआ समुदाय को लेकर कहा जाता है कि बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जीत या हार वो ही तय करते हैं, जबकि 70 सीटों पर उनकी अच्छी खासी आबादी है। दरअसल बंगाल में करीब 25% आबादी SC की है, जिसमें अकेले 17% आबादी मधुआ समुदाय की है। शायद यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम के बांग्लादेश दौरे को आचार संहिता के उल्लंघन से जोड़ा है। और देखो इधर में इलेक्शन चल रहा है और बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। इट इज टोटली वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन। वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, हमरा इलेक्शन कमीशन केও कम्प्लेन करबो। दिस इज अ राइट कम्प्लेन। साफ है कि बंगाल की 2 करोड़ आबादी वाले मधुआ समुदाय को नजरअंदाज करने का जोखिम इन चुनाव में कोई नहीं उठा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में आज पहले चरण का मतदान खत्म हो गया और लोकतंत्र के इस महापर्व का जश्न बंगाल ने बड़े ही जोर शोर से मनाया। 30 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई, यानी कि बंगाल के लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पहले चरण का मतदान तो खत्म हुआ, हिंसा का दौर नहीं खत्म हुआ। आज शुभेंदु अधिकारी के भाई को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनके कार को नुकसान पहुंचाया गया, तो वहीं पर लॉकेट चैटर्जी के ऊपर केमिकल से अटैक किया गया। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि बंगाल की सियासत हिंसा के ही भरोसे है। राजनीतिक हिंसा की वजह से भद्रलोक के भाग्य में अब भी सिसकना ही लिखा है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांठी में क्षतिग्रस्त दिख रही ये कार किसी सड़क हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि लोगों ने राजनीतिक विरोध में इसका यह हाल कर दिया है। गाड़ी का अगला कांच, पिछला कांच और दाहिना कांच जो भी दिखा उपद्रवियों ने चूर चूर कर दिया, ताकि दूसरे चरण में पड़ने वाली नंदीग्राम सीट से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का हौसला टूट जाए। उस शुभेंदु अधिकारी का जो कभी ममता दीदी के सेनापति थे, उनके लिए टीएमसी में रहकर राजनीतिक रणनीतियां बनाते थे। दरअसल ये गाड़ी शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सौमेंदु अधिकारी की है, जो पूरे जोर शोर से अपने भाई के चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसलिए शुभेंदु विरोधियों के निशाने पर आ गए। हालांकि हमले के वक्त सौमेंदु अधिकारी तो कार में मौजूद नहीं थे, लेकिन गाड़ी में तोड़फोड़ के अलावा उनके ड्राइवर की भी अच्छी तरह से पिटाई की गई। पहले चरण के मतदान के दिन इस राजनीतिक हिंसा के लिए सौमेंदु अधिकारी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। मेरे ऊपर तो अटैक, फिजिकली अटैक नहीं हुआ है, लेकिन वो अटैक मेरे ऊपर ही करना चाहते थे। मैं लकीली बूथ के अंदर था, बाहर होता तो मेरे भी ऊपर अटैक होता। सौमेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस हमले के दौरान बंगाल की पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही, जिसकी वजह से हमला करने वाले लोगों के हौसले और बुलंद हो गए, जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी के खुलेआम नुमाइश करते रहे। ऐसे में सौमेंदु अधिकारी का ये आरोप चुनाव आयोग की तैयारियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों पर आज मतदान हुआ। पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की कोशिश है कि बंगाल में किसी भी हाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो, लेकिन उनकी इस सोच पर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पानी फेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के कोशियारी में मंगल सोरेन नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध अवस्था में लाश भी मिली है। दरअसल मंगल सोरेन रात में अपने घर के बाहर सो रहे थे। सुबह वहीं से उसका शव बरामद हुआ, जिसके बाद घर में मातम छा गया। इससे पहले पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के गारखेटा विधानसभा क्षेत्र से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर भी हमले की घटना हुई, जबकि वोटिंग की शुरुआत होने से पहले
पूर्वी मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। साफ है कि कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए राजनीतिक हिंसा का सहारा ले रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंची है और उससे शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की अपील कर रही है। हमारे इलेक्शन एजेंट शुभेंदु अधिकारी के भाई, उनके कार पर हमला किया गया, उनके ड्राइवर को चोट पहुंची और घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। राजनीतिक हिंसा के बहाने जितना भी सियासी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि चुनाव आयोग के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव एक तरफ तो बंगाल का चुनाव एक तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल के चुनाव का आज एक और सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि क्या दीदी को अभी से हार का डर सता रहा है। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा, यह आरोप बीजेपी के। बीजेपी ने कहा कि दीदी उनके नेताओं को फोन कर समर्थन मांग रही हैं और इसके लिए बीजेपी ने एक ऑडियो टेप भी जारी किया। बीजेपी का दावा है कि दीदी की जमीन खिसक रही है और इस खिसकते जनाधार को दीदी जानती हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं को फोन कर वो उनसे समर्थन मांग रही है। ऑडियो टेप में दीदी ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি যদি রেসিডেন্স সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে? এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। कोलकाता के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आईपैड लहराते बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखे। उनका दावा था कि उस आईपैड में इस बात के सबूत हैं कि नंदीग्राम में मतदान से पहले ही ममता दीदी हार मान चुकी है। সেটাই তো আমি বলছি, তার মানে সে তোমাদের ওখানে লোক ছিল, সে কি नंदीग्राम सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी से मिल रही चुनौतियों ने उन्हें हताश कर दिया है। दरअसल नंदीग्राम में चल रहे महासंग्राम के बीच बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसके जरिए उसका दावा है कि यह ऑडियो क्लिप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नंदीग्राम में उसके एक कार्यकर्ता के बीच हुई बातचीत से जुड़ी है, जो ये साबित करती है कि ममता दीदी को नंदीग्राम में हार का डर सता रहा है। दरअसल ऑडियो में ममता दीदी की आवाज से मिलती जुलती एक महिला बीजेपी कार्यकर्ता प्रलय पॉल से चुनाव में समर्थन की अपील कर रही है। তুমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু এবার একটু আমাদের সাহায্য করো না, তুমি দেখলে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনি আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল, আপনার আদর্শ ভিত্তিতে, এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে ১ সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। ऑडियो में दूसरी तरफ जिस बीजेपी नेता प्रलय पॉल की आवाज होने का दावा किया जा रहा है, सियासी घमासान तेज होने पर वो भी सामने आए। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया और नंदीग्राम में टीएमसी के लिए मदद भी मांगी। इस दौरान नंदीग्राम के बीजेपी कार्यकर्ता प्रलय पॉल ने फिर दोहराया कि वो अपनी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। দিদিকে বলেছি যে আপনার দল আমাকে রেসিডেন্ট দেয়নি, একজন নাগরিক হিসাবে যেটা পাওয়া আমার অধিকার ছিল, অতএব আপনি দাঁড়িয়েছেন দাঁড়ান, আর আমরা কোনো দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বেঈমানিকতা করি না, ভবিষ্যতেও করব না। আমার পরিবারের ব্লাড সেই কথা বলে। অতএব দিদি যাই বলুক না কেন, আমরা শুভেন্দু অধিকারীর জন্য লড়াই করছি, লড়াই করব এবং শুভেন্দু অধিকারীকে নন্দীগ্রাম বিধানসভা থেকে অন্তত ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক হিসাবে নবান্নে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি নিয়েছি এবং সেটা করে দেখ। प्रलय पॉल की इस गवाही के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला। उसके नेताओं ने तंज किया कि क्या दिन आ गए हैं कि पिछले 10 साल के मुख्यमंत्री ममता बीजेपी के छोटे नेता से अपनी जीत के लिए मदद मांग रही हैं,
जो सबूत है कि दीदी को नंदीग्राम में अपना चुनावी जमीन डगमगाने की आहट सुनाई दे चुकी है। जो टेप ऑडियो टेप हम देखे हैं उसमें राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो केयरटेकर मुख्यमंत्री बट हैं तो मुख्यमंत्री, वो गुहार लगा रही हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत साफ है। अब उनको दिख रहा है कि हार का दिन आ गया, तो जैसे भी हो लोगों को वापस टांडो। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका। नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई को लेकर बीजेपी जो भी दावा करे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दीदी अपने राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। इस पर वो उस नंदीग्राम सीट से चुनाव जीतने की सोच रही हैं, जो 40 साल से ज्यादा वक्त से अधिकारी परिवार का गढ़ है, जहां दूसरे चरण में मतदान होना है, जिससे पहले हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहा है ताकि 2 मई को नतीजे उसके पक्ष में रहे। ऐसे में ये ऑडियो क्लिप दीदी के राजनीतिक चुनौतियों को और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना के केस एक के बाद एक लगातार सामने आते जा रहे हैं और आलम यह है कि कोरोना की दूसरी लहर डराने लग गई है। कई राज्यों ने कई इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कुछ राज्य साप्ताहिक लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं सावधान रहिए, सतर्क रहिए, वरना कोरोना एक बार फिर से लॉकडाउन लगवा सकता है। देखते हैं रिपोर्ट। क्या लॉकडाउन फिर से लगने वाला है? होली से पहले लगेगा लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक? कातिल कोरोना से रहो सावधान। देश में एक बार फिर कोरोना दुगनी पावर से लौट रहा है। हर दिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े दहशत भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि और मजबूती के साथ वापस लौट रहा है। देश के कई राज्यों में तो कोरोना की रफ्तार पहले से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे के अंदर भारत में करीब 62,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी, लेकिन लोगों ने लापरवाही बरती और फिर से कोरोना को दावत दे दी। अब सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 36,000 कोरोना के मामले सामने आए हैं और करीब 111 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। मॉल रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। मुंबई में मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। कोरोना काल में महाराष्ट्र एक बार फिर बुरे हालातों से गुजर रहा है। राज्य में पिछले 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इतना ही नहीं, में सचिन तेंदुलकर भी आ गए हैं। सचिन ने घर पर ही खुद को क्वारंटीन कर लिया है। महाराष्ट्र